नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आज हम 21वां पाठ क्रांतिकारी शेखर का बचपन पढ़ेंगे। क्रांतिकारी शेखर के बचपन के बारे में जानने से पहले लेखक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका जन्म सन 1911 में हुआ। 9 मार्च 1911 में कुशीनगर यानी कस्बा में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय उन्होंने लखनऊ में बिताया। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। वह आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यास के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। यानी अज्ञेय जी के नाम से वह जानने लगे। क्रांतिकारी दल में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, इसलिए कारागृह में भी रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। अब शेखर के बारे में, शेखर यानी क्रांतिकारी शेखर चंद्रशेखर आजाद, इसके बारे में इस पाठ में कई घटनाएं यहाँ पर मौजूद है। इसके पहले आपने कई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, शायद प्राइमरी विभाग में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद यानी हमारे क्रांतिकारी शेखर, तो उनका जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी। उन्होंने भील बालकों के साथ बाण विद्या सीखी, यानी बाण विद्या में वे प्रवीण थे। उनका स्वभाव विद्रोही स्वभाव था। खेल और गतिविधियों में वह अग्रसर रहे हैं। 1921 में वह असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियां लिप्त होने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें हाजिर कर दिया गया। तभी उन्हें पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया, उनका नाम है आजाद। बाद में दूसरा सवाल किया गया, आपके पिता का नाम? तो उन्होंने बताया स्वाधीनता।
तीसरा सवाल जब पूछा गया कि उनकी माता का नाम, तो माता का नाम उन्होंने बताया भारत, और झील को अपना घर बता दिया। उस समय उनकी आयु 15 साल की थी। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। जब 15 कोड़े उन्हें पड़ते गए, एक एक कोड़े उनके शरीर पर पड़ते गए, तब तब वह भारत माता की जय पुकारते रहे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने आज़ाद की पदवी धारण कर ली और आज़ाद के रूप में पहचाने जाने लगे। जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें बहुत झकझोर दिया। लाहौर में विधानसभा में बम की घटना और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला उन्होंने सांड्स की हत्या करके ले लिया। जीवित रहते हुए वे अंग्रेज सरकार के लिए आतंक का पर्याय रहे। साथियों में से एक के धोखा देने के कारण 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक आज़ाद आदमी के तौर पर मरने के अपने संकल्प को पूरा किया। यानी उस तरह वह अंत तक आज़ाद रहे। अब पाठ देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी घटना है ये पढ़ते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश में उसमें वह बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। असहयोग की आंदोलन यानी अंग्रेजों को सहयोग न करना, उसे बोलते हैं असहयोग। ऐसी लहर आ गई, यानी सारे देश में असहयोग का वातावरण फैल गया। सभी लोग उसमें जुड़ गए और शेखर भी इसमें जुड़ने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह बहुत छोटा था, इसलिए इसमें इतने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा नहीं ले पाया। इसलिए यहाँ लेखक ने बताया है कि वह हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। जैसे नाविक पानी कम हो नदी में, तभी वह अपने हाथों से नाव को आगे बढ़ाता है, प्रयत्न करता है। उसी तरह शेखर ने भी प्रयत्न किया। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। यानी ये हिस्सा लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया, यानी विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया। ज़्यादातर उनके पास विदेशी कपड़े थे, देसी कपड़े बहुत कम थे, इसीलिए उन्होंने बाहर जाना भी छोड़ दिया। यानी इसी तरह उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिया। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुँचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। यह शब्द दिया गया है समवेत। समवेत यानी सामूहिक, यानी सामूहिक रूप से पुकार पहुंचती, यानी अनेक लोग यही बोलते, यही सूत्र पुकारते, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो ये सुनकर शेखर के प्राण पुलकित हो उठते, पुलकित यानी प्रसन्न हो जाते, और वह भी खिड़की से बाहर देखकर खिड़की से ही पुकार उठते थे कि गांधी का बोलबाला यानी दुश्मन का मुंह काला। बोलबाला का मतलब है अति प्रसिद्ध होना, यानी गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी गांधी के नाम से लोग बोलते थे, ये पुकारते थे। इसके आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था।
तो शेखर है बहुत छोटा था, इसलिए बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले पाता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, अनुमति यानी इजाज़त। लेकिन यहाँ लेखक बताते हैं कि उन पर इतना अंकुश था, लेकिन कहा जाता है कि जितना अंकुश बच्चों पर दिया जाता है तो वह कोई न कोई मार्ग इससे ढूंढ निकालता है। तो यहाँ शेखर को भी इससे प्रेरणा मिल गई। माँ के अतिरिक्त जब लोग बाहर गए हुए थे, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। कोठा मतलब कमरा। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आगे चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो शेखर ने पहला प्रयत्न किया। विदेशी कपड़े उनके पास, देशी कपड़े उनके पास बहुत कम थे, इसीलिए उनके पास 2 ही मोटे कपड़े थे, यानी देशी कपड़े थे, वही घर में पहना करते थे, इसलिए बाहर नहीं निकलते। यानी ये असहयोग आंदोलन का एक पहला हिस्सा था, इसमें हिस्सा लेने का। और दूसरी बात, बाद में उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और इसलिए उन्होंने घर के कमरे में जहाँ जहाँ अलमारी में जितने कपड़े थे सब उसके उन्होंने आंगन में लाकर ढेर कर दिया और बाद में इसमें मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी, यानी सभी कपड़े, विदेशी कपड़े उन्होंने जला दिए। यहाँ शब्द दिया है आग एकदम भभक उठी। भभक उठना यानी भड़कना। और तभी शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, यानी शेखर भी बहुत प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ये विदेशी कपड़े जला दिए हैं। और वह आग के आसपास नाचने लगे और गला खोलकर गाने लगे, ऊंची आवाज में गाने लगे, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। आगे थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। जब माँ ऊपर से कमरे में थी और वह नीचे आई और उन्होंने देखा कि सारे कपड़े जल गए हैं, तभी उन्होंने गुस्से में आकर शेखर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, यानी इसके कारण उनके गाल लाल हो गए। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मानो गाल भी विदेशी हो गए और उन्हें गाल में जलन हो लगी। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। यह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते, यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी बातों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। यहाँ मुहावरा देख लीजिए। मुंह काला होना मतलब बदनाम होना। घृणा होना यानी नफरत होना, घृणा यानी नफरत, तिरस्कार। बाध्य होना यानी विवश होना। यहाँ लेखक शेखर के घर में अंग्रेजी में ही ज़्यादातर
बातचीत होती रहती, यानी उनके घर में अंग्रेजी का प्रभुत्व था। इसीलिए उन्होंने बताया है कि घर में सभी अंग्रेजी में ही बातचीत किया करते थे। उनके पिता भी घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को लिए कहा करते थे। बचपन से ही, यानी उनकी पहली आया ईसाई थी जो अंग्रेजी में ही बोलती थी। साथ में उनका पहला गुरु जो दिन भर अंग्रेजी में ही बातचीत किया करता था, जो अमेरिकन मिशनरी था। इसी कारण शेखर को लगता था कि उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजी में ही बातचीत की है। जो सबसे पहले जो भाषा बोलता है वह उनकी मातृभाषा होती है। तो इसी कारण शेखर को लगा कि मानो उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, यानी विदेशी उसकी माँ। इसलिए उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आया, अपने आप को तिरस्कृत करने लगे और बाद में उन्होंने बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी बातचीत में जब भी कोई भी अंग्रेजी शब्द आते तो वह बड़े प्रयत्न करके इन अंग्रेजी शब्दों को भी निकाल देते थे। यानी उसी तरह उन्होंने हिंदी में ही बातचीत करना शुरू कर दिया, हिंदी में बातचीत करने का प्रयत्न करने लगे। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। तो शेखर ने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। क्या करने के लिए? हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। प्रमाणित करना यानी साबित करना कि उन्हें हिंदी का ज्ञान है, ये भी पूरा ज्ञान है। और गांधी जी के प्रति भी उन्हें अपनी बड़ी श्रद्धा थी। तो श्रद्धा को दिखाने के लिए, उसे साबित करने के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं था। इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली यानी छीन ली। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। तो उनके नाटक का नाम था एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। तो उन्हें अनुभव था, इसीलिए ये नाटक में बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ा, परिवर्तन भी बहुत कम करना पड़ा और नाटक शुरू कर दिया। जिसके पिता राष्ट्रपति गांधी थे। और सिद्धि के लिए साधन, अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो शेखर ने नाटक लिखना शुरू किया। तो ये नाटक के प्ररूप क्या है, प्ररूप क्या है? तो प्ररूप है राष्ट्रपति गांधी और सिद्धि के लिए साधन, अनवरत कताई बुनाई, विदेशी माल और विदेशी मनुष्य का परित्याग यानी बहिष्कार। तो गांधी जी का जो प्रयत्न था, तो यही प्रयत्न में शेखर ने भी प्रयत्न शुरू कर दिया, उनका साथ दिया। तो इसके लिए उन्होंने ये नाटक किया, नाटक लिखा, जिसमें विदेशी माल और विदेशी लोगों का परित्याग, बहिष्कार कर दिया। विदेशी माल का भी बहिष्कार और अंग्रेजों का भी बहिष्कार किया। और इसके साथ जो प्ररूप था, जो विचार था गांधी जी का कि अवसर आने पर दूसरा गाल आगे कर देना, तो यही इस नाटक का भी प्ररूप है। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। तो शेखर ने जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था, तो इसका आरंभ हटकर यही नाटक में अंत में आ गया। तो शेखर की प्रतिभा यहाँ प्रस्थापित होती है, प्रसिद्ध होती है। और इनका नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार
प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की, प्रतिलिपि यानी कॉपी, और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। तो पुस्तकों के नीचे छिपा कर रखने का कारण आप समझ सकते हैं कि उनके घर में जो वातावरण था, जो माहौल था, जो वह अंग्रेजों के बराबर था। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नहीं थे, यानी उनके पिताजी अंग्रेजों के अफसर थे, यानी अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इसलिए वह अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। तो नाटक पूरा हो गया, लेकिन वह शेखर ने किसी को नहीं बताया और वह पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख देते थे। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। तो सरस्वती उनकी मित्र है। शेखर ये नाटक को एक अमूल्य रत्न के समान बड़े मूल्यवान बताते हैं, और हर समय जब वहाँ जहाँ जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहित भारत के उस चित्र का मैंने, यानी शेखर को बड़ा गर्व है कि वह एक लेखक है, चंद्रशेखर लेखक, और उन्होंने ये नाटक लिखा है, और ये भी खुद लिखा है, अकेले ही, किसी की सहायता के बिना। इसलिए वह खुद अपने आप पर गर्व करते हैं। शेखर के पिता, और एक घटना आगे देखिए। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे, दौरा यानी निरीक्षण के लिए, और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। तो यहाँ बांकीपुर स्टेशन की घटना है। शेखर के पिता और शेखर दोनों दौरे पर जा रहे थे निरीक्षण के लिए। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता है। शब्दार्थ है उन्मुख होकर, यानी सामने। तो जब बांकीपुर स्टेशन पर शेखर और उनके पिता टहल रहे थे, तभी एक लड़का उसके पास आया, शेखर के पास, और वह अंग्रेजी में बोलने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी शेखर को ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि इसके स्वर में बड़ा घमंड है, अभिमान है, और वह अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता है। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। शेखर को जब पूछा गया अंग्रेजी में कि तुम्हारा नाम क्या है, तो शेखर ने उत्तर नहीं दिया। उन्हें ये बच्चे में के स्वर में घमंड दिखाई पड़ा, और ये प्रश्न भी उसे बुरा लगा, अपमानजनक लगा, इसलिए शेखर ने उत्तर नहीं दिया। वह सोचते हैं कि उनके पिता पीछे थे इसलिए उत्तर नहीं दिया, या पिता की उपस्थिति में वह बात करते डरते थे। तो ये बात नहीं थी, लेकिन सवाल क्या था कि बच्चे ने ये अंग्रेजी सूट में, जो बच्चा वहाँ टहल रहा था, अंग्रेजी टोपी पहनी हुई थी, अच्छा सा सूट पहना हुआ था, वह अंग्रेजी ज्ञान का मानो परिचय करवाना चाहता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में पूछा। शेखर ने पहली बार जवाब नहीं दिया, तो ये लड़के ने फिर से बड़े प्रभाव के साथ, गर्व के साथ पूछा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल, यानी मेरा नाम है, यानी ये बच्चे ने अपना नाम बताया और कहा कि तुम स्कूल में पढ़ते हो।
शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। तो ये अंग्रेजी लड़का है जिसने सूट पहना हुआ है, अंग्रेजी टोपी पहनी हुई है। उसमें बड़ा रोब था, अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। और यहाँ शेखर है कि वह अंग्रेजी से प्रभावित नहीं था, वह हिंदी में ही बात करना चाहता था। अंग्रेजी शब्दों को भी अपनी भाषा में, अपनी वाणी से उसने निकाल दिया था, इसलिए उससे अंग्रेजी में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन ये लड़का बड़ा रोब से उसे पूछ रहा था कि तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह अपने गुस्से को रोक दिया उसके पिता के कारण, कि पिता है तो वह उसके साथ इसी तरह बात नहीं करेगा। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। जब शेखर ने ये अंग्रेजी बच्चे का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो उसके पिता, शेखर के पिता बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने शेखर को कहा कि तू अंग्रेजी जानता है, उत्तर क्यों नहीं देता। लेकिन पिता क्रोधित हुए, फिर भी शेखर ने अंग्रेजी में बात करना उचित नहीं माना, क्योंकि उसने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसलिए अंग्रेजी में ही, हिंदी में ही बात करना चाहता था, अंग्रेजी में नहीं। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़ कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। तो ये घटना है जिसमें शेखर ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह अंग्रेजी में बात करना नहीं चाहता था। शेखर की चुप्पी उसके पिता को बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में अंग्रेजी में कहा, जवाब क्यों नहीं देते। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया तो शेखर को डांट पड़ी, इसी कारण वह लड़का मुस्कुरा गया। वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर से जवाब न देने के कारण पूछा, तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच गया। यानी ट्रेन आने के कारण शेखर को उत्तर नहीं देना पड़ा। दूसरे दिन पिता ने घर में माँ से जाकर कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है। यानी शेखर ने उत्तर नहीं दिया तो उन्हें बुद्धू का बिरुद प्राप्त हुआ। किसी के सामने उसका बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह अंग्रेजी में बात नहीं करना चाहते थे। तो ये पाठ में शेखर का बचपन का जो क्रांतिकारी विचार यहाँ अभिभूत है। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक रहे हैं। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में हमने पढ़ लिया है। हमें जानकारी मिली है कि शेखर कैसे विद्रोही स्वभाव के थे और अंग्रेजों के विरुद्ध में, अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध में उन्होंने किस तरह हमेशा प्रयत्न करते रहे। यहाँ शब्द है प्रभुत्व मतलब अधिकार, आतंक यानी भय, लगन से अर्थात पूरे मन से, यानी पूरे मन से उन्होंने अंग्रेजी शब्दों को अपनी भाषा से, अपने बातचीत में से निकालने का प्रयत्न किया। अनवरत मतलब लगातार, प्रतिभा अर्थात तेजस्वी बुद्धि, स्थूल यानी मोटा, प्रमाणित करना अर्थात साबित करना, बाधाहीन बिना किसी रुकावट के, उन्मुख होना यानी सामने होना, रोब अर्थात प्रभाव, गुस्ताखी अथवा
अर्थात अशिष्टता। दौरा मतलब निरीक्षण के लिए जाना। तो हमने यहाँ क्रांतिकारी शेखर का बचपन पाठ पूरे ध्यान से, पूरी लगन से हमने पढ़ा है, इसका पठन किया है, अभ्यास किया है। आपको अब ये पाठ फिर से पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है और स्वाध्याय बड़ी समझदारी से स्वाध्याय के प्रश्न लिखना है। अस्तु।